हेलो एवरीवन। आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 38 एंड चैप्टर 39। चैप्टर 38 है हमारा पंचायती राज एंड चैप्टर 39 है म्यूनसिपैलिटीज़। ये हमारी सीरीज़ चल रही है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग हर चैप्टर के जो भी लक्ष्मीकांत बुक है इंडियन पॉलिटी की, इससे हर चैप्टर लेते हैं और वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी एग्जाम के लिए हो सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे MCQ सीरीज़ है हमारी। चैनल पे आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वर इंसर्टेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी। हुई कब थी? ईयर है 1992। और इस अमेंडमेंट के तहत इंसर्ट किया गया था पार्ट 9 इंसर्ट किया गया था, शेड्यूल 11 इंसर्ट किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। एंड आर्टिकल्स 243 टू आर्टिकल 243O। आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243O जो है ये इंसर्ट किया गया था 11th शेड्यूल पार्ट 9 पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 243A टू आर्टिकल 243O। यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। 11th शेड्यूल में अभी मैंने आपको बताया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए है 11th शेड्यूल। एंड यहाँ पे इसके फीचर्स पूछ रहे हैं, बेसिकली 11th शेड्यूल के फीचर्स पूछ रहे हैं। स्टेटमेंट 1 है, सब्जेक्ट्स ऑन विच पंचायत्स मे बी गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, सब्जेक्ट्स ऑन विच पंचायत्स मे मेक लॉज। यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, सेकंड जो हो जाएगा ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, और अगर हम बात करते हैं 11th शेड्यूल की, 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। 29 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जिसके ऊपर पंचायत लॉ बना सकती है अगर स्टेट गवर्नमेंट वो पावर देती है पंचायत को तो। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। यहाँ पे सेकेंड जो है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट्स ऑन विच पंचायत्स में लिवाई टैक्सेस। यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है, स्टेटमेंट 3 भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज पंचायत से डायरेक्टली कोई भी टैक्सेस जो है वो इम्पोज नहीं कर सकती। ये सब किसके काम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगी ये हमारी करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ओनली 1। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन अंडर द 73rd अमेंडमेंट। इसमें पूछा है कि कौन सा मैंडेटरी नहीं है, मतलब जो वॉलंटरी प्रोविजन है। हमने बेसिकली यहाँ पे वॉलंटरी प्रोविजन बताना है। स्टेटमेंट 1 है हमारी, स्टेटमेंट 1 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है, हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश करना है गवर्नर को। ये मैंडेटरी प्रोविजन है इस एक्ट का। यहाँ पे हमसे पूछा गया है जो वॉलंटरी, यानी कि नॉट अ मैंडेटरी मतलब वॉलंटरी। यहाँ पे नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ये जो है ये वॉलंटरी प्रोविजन है, ऑप्शनल प्रोविजन है। अच्छा, और एक और चीज़, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ये म्यूनसिपैलिटीज़ के अंडर आता है, ठीक है। और ये भी म्यूनसिपैलिटीज़ में भी ये वॉलंटरी प्रोविजन है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अच्छा, और इसका आर्टिकल भी मैं आपको बता दूँ, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 243ZD। आर्टिकल 243ZD ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसका। और ये किसके लिए? म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए है, ये वो भी वहाँ के वॉलंटरी प्रोविजन है। अब नेक्स्ट है, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है ये मैंडेटरी प्रोविजन है, ठीक है। यहाँ अगर OBC होता तब ये वॉलंटरी प्रोविजन होता। OBC के लिए रिजर्वेशन जो ये वॉलंटरी है, सीट रिज़र्व कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ये हर स्टेट की अपने हिसाब से हर स्टेट फॉलो करती है ये चीज़। बट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ये मैंडेटरी है, मतलब सीट रिज़र्व करनी है, मतलब करनी है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। होल्डिंग इलेक्शंस टू पंचायत एवरी 5 ईयर्स। यहाँ पे ये भी क्या है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। और यहाँ हमसे वॉलंटरी प्रोविजन पूछे थे, दैट्स वाई हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यहाँ हमने बताना है, मैच द फॉलोइंग कमिटीज़ विद देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पंचायती राज। यहाँ पे हमने पंचायती राज के कॉन्ट्रीब्यूशन से बताने हैं, मतलब जो कमेटीज़ है किस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था। यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी, पहले तो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957,
यहाँ पे पहले मैं आपको ईयर बता देती हूँ सारी कमेटीज़ के। 1957 बलवंत राय मेहता कमेटी, 1957 अशोक मेहता कमेटी, 1978 अशोक मेहता कमेटी, 1978 LM सिंघवी कमेटी, 1986 एंड GV के राव कमेटी, 1985। सो ये ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी रिकमेंडेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी की, सो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था 2 टियर सिस्टम होना चाहिए। सो ए का हो जाएगा हमारा 2। देन अशोक मेहता कमेटी ने हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया जाना चाहिए पंचायत को, ये कहा था, ये रिकमेंड किया था। सो अशोक मेहता कमेटी बी का 1। सो बी का 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। देन सी का LM सिंघवी। सो LM सिंघवी ने अर्बन रूरल डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी। सो यहाँ पे सी का हो जाएगा हमारा 3। एंड डी GV के राव कमेटी। GV के राव कमेटी ने ब्यूरोक्रेसी एंड पंचायत कोऑर्डिनेशन की बात की थी। सो यहाँ पे डी का हो जाएगा हमारा 4। सो A2 B1 C3 एंड D4। सो ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, A2 B1 C3 एंड D4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following states were exempted from the 73rd Amendment Act due to their special constitutional status? So कौन से स्टेट्स पे ये एप्लीकेबल नहीं है 73rd अमेंडमेंट एक्ट? सो यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नागालैंड, मिज़ोरम एंड मेघालय। सो नागालैंड, मिज़ोरम एंड मेघालय के ऊपर इन तीनों स्टेट्स में ये प्रोविजंस जो हैं ये एप्लीकेबल नहीं हैं। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड, मेघालय एंड मिज़ोरम। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243G, विच बॉडी मे बी एंडोर्ड विद पावर्स एंड अथॉरिटी टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सो यहाँ पे आर्टिकल 243G से रिलेटेड पूछ रहे हैं। सो द राइट आंसर पंचायत। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 243G जो है वो अलाउ करता है स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो पंचायत को पावर्स दें कि वो पंचायत प्रिपेयर कर सके प्लान्स एंड स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सके। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द स्टेट इलेक्शन कमीशन अंडर द पंचायती राज सिस्टम। सो यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो इट इज़ एस्टैब्लिश्ड इन आर्टिकल, नहीं ये इनकरेक्ट है। देन इट इज़ अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर, नो इट कंडक्ट्स इलेक्शंस टू द पंचायत। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस कंडक्ट कराती है, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायत्स के। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर है, इट कंडक्ट्स इलेक्शंस टू द पंचायत्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज़ रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट रेवेन्यूज़ बिटवीन द स्टेट एंड पंचायत। सो कौन सी बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करेगी? सो यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन इज़ द राइट आंसर, स्टेट फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट है द टेन्योर ऑफ अ पंचायत इज़। सो अगर हम टेन्योर की बात करते हैं, पंचायत का टेन्योर कितना मेंशन किया गया है? 5 years किया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। सो 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोविजन अंडर आर्टिकल 243D। सो आर्टिकल 243D से रिलेटेड पूछ रहे हैं टू रिजर्वेशन ऑफ विच सीट्स इन पंचायत। सो आर्टिकल 243D में रिजर्वेशंस जो हैं पंचायत में रिजर्वेशंस मिलनी चाहिए किन सीट्स पे? सो यहाँ पे 1/3 ऑफ वेमेन इंक्लूडिंग SC एंड ST। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1/3 फॉर वेमेन इंक्लूडिंग SC एंड ST। सो वेमेन को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए 1/3, SC कम्युनिटी एंड ST कम्युनिटी को 1/3 रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 243D फॉर पंचायत, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टियर इन द पंचायती राज सिस्टम अकॉर्डिंग टू द 73rd अमेंडमेंट एक्ट। सो 73rd अमेंडमेंट एक्ट में से कौन सा, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि 2 टियर सिस्टम रेकमेंड किया था एक कमेटी ने। सो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा टियर जो है वो नहीं है पंचायती राज सिस्टम में अकॉर्डिंग टू द 73rd अमेंडमेंट एक्ट। सो महाकुंभ सभा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई भी जो है टियर नहीं है, सो डी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 टियर सिस्टम होता है ज़िला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम सभा। सो ये महाकुंभ जैसा कोई भी सभा नहीं है। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ग्राम सभा। सो ग्राम सभा से रिलेटेड हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है इट इज़ अ परमानेंट बॉडी, ये बिल्कुल करेक्ट है, परमानेंट बॉडी होती है। नेक्स्ट है इट इज़ कम्पोज्ड ऑल द अडल्ट्स इन द विलेज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट है इट सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, सुपरवाइज करती है ग्राम सभा वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। इट कैन डिजॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर, नो, ये गवर्नर का काम होता है। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने क्या बताना था, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमने वो बतानी थी ग्राम सभा से रिलेटेड। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत्स बिफोर देयर टर्म फ्रेश इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा पार्ट ऐड किया था, यहाँ पे पार्ट पूछ रहे हैं। सो पार्ट है 9, पार्ट 9A। सो पार्ट 9A फॉर म्यूनसिपैलिटीज़ एंड यहाँ पे शेड्यूल कौन सा ऐड किया गया था, शेड्यूल ऐड किया गया था शेड्यूल 12। सो शेड्यूल 12 एंड पार्ट 9A इंक्लूड किया गया था। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अच्छा, और आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आर्टिकल कौन कौन से इंक्लूड किए गए थे, आर्टिकल 243P2, आर्टिकल 243ZG। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 243Q। सो 243Q में जो है कौन कौन से म्यूनसिपैलिटीज़ की बात की गई है, मेंशन किया गया है बेसिकली। सो यहाँ पे नगर पंचायत मेंशन किया गया है, म्यूनसिपल काउंसिल मेंशन किया गया है। सो 1 and 2, देन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी इंक्लूड किया गया है। सो यहाँ पे तीनों ही हो जाएगा, 1, 2 and 3 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 1, 2 and 3। नेक्स्ट है द 12th शेड्यूल कंटेन्स हाउ मैनी फंक्शंस आइटम्स फॉर म्यूनसिपैलिटीज़। सो जो शेड्यूल 12 है इसमें 18 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं शेड्यूल 11 के लिए क्या बताया था मैंने, शेड्यूल 11 में 29 सब्जेक्ट्स ऐड किए गए और शेड्यूल 12 किसके लिए, म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, तो इसमें 18 सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 243ZE डील्स विद। सो ये आर्टिकल जो है ये किससे रिलेट है, सो ये बेसिकली किसके लिए है, ये मैंडेट करना है कि सेटअप करना है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी उन एरियाज़ के लिए जहाँ पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा या 10 लाख है। सो यहाँ पे म्यूनसिपल मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मेयर इन अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। सो यहाँ पे हमने मेयर से रिलेटेड स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 है ही इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, नो। सो स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट ही इज़ यूजुअली इलेक्टेड बाय द गवर्नर, नहीं ऐसा नहीं होता है। मेयर जो है ये स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, कितने स्टेट्स में मेयर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं एंड कितने स्टेट्स में इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। सो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। थर्ड है पावर्स एंड टेन्योर्स आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट इंडिया, नो, अभी मैंने आपको बताया कि स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ऑप्शन डी है हिज पोजीशन इज़ लार्जली सेरेमोनियल इन मोस्ट स्टेट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट डी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, जो बेसिकली मेयर की पोजीशन होती है ये जैसे नॉमिनल हेड है हमारे प्रेसिडेंट गवर्नर, कोई ऐसी रियल पावर्स नहीं होती, उसी तरीके से मेयर की पोजीशन भी है, ये बस सेरेमोनियल पोजीशन है, ऐसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स वगैरह नहीं होती मेयर की। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वॉलंटरी प्रोविजन्स अंडर द 74th अमेंडमेंट एक्ट। सो वॉलंटरी प्रोविजन पूछ रहे हैं, वॉलंटरी प्रोविजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड कमिटीज़, वार्ड कमिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करना, ये प्रोविजन वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। सो रिजर्वेशन फॉर वीमेन ये मैंडेटरी है, होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस करवाना हर 5 ईयर्स में ये भी मैंडेटरी है, एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश करना ये भी मैंडेटरी है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, वॉलंटरी प्रोविजन पूछ रहे थे, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्टेट फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, सो आर्टिकल 243Y, आर्टिकल 243Y इज़ द राइट आंसर, 243Y। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे आर्टिकल्स ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ के जाना है। सो 243Y में स्टेट फाइनेंस कमीशन को एस्टैब्लिश करने की बात की है, जो कि रिव्यू करेगी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ इन एवरी 5 ईयर्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाता है ये राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। सो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन प्रिपेयर करता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान मेट्रोपोलियन
मेट्रोपॉलिटन एरिया में। सो मेट्रोपॉलिटन एरिया की अगर हम बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। नेक्स्ट है, और ये जो है कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ये 243Z(D) में, ये हमने ऊपर डिस्कस किया था, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डिफाइंस म्यूनसिपैलिटी। सो कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है म्यूनसिपैलिटी को। सो म्यूनसिपैलिटी को कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया, आर्टिकल 243Q। आर्टिकल 243Q इज़ द राइट आंसर। इसमें बेसिकली डिफाइन किया गया है कि कॉम्पोजिशन क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा म्यूनसिपैलिटीज़ का। अब म्यूनसिपैलिटीज़ में सारी चीज़ें आ जाती हैं, नगर पंचायत, काउंसिल, कॉरपोरेशन। सो यहाँ पे बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेंशन्ड इन द 12th शेड्यूल। सो मैंने आपको बताया 12th शेड्यूल में कितने वो हैं, 18 सब्जेक्ट्स हैं। अब उन 18 सब्जेक्ट्स में क्या इंक्लूड नहीं है, तो ये सब्जेक्ट्स आप लोगों ने पढ़ के जाना, एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है और PCS में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब दे देते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ का भी, पंचायत का भी, और बोलते हैं कि इसमें से कौन से पावर पंचायत की नहीं है, पंचायत जो 11th शेड्यूल में है या 9th शेड्यूल में, इनमें से कौन सा प्रोविजन मेंशन नहीं किया गया है। सो यहाँ पे कह रहे हैं नॉट मेंशन्ड। सो अर्बन प्लानिंग मेंशन की गई है 18 सब्जेक्ट में। अर्बन प्लानिंग है एक है रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज़, एक है पब्लिक एमिनिटीज़। सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सो बेसिकली जो 18 सब्जेक्ट्स है उससे वो प्लानिंग से रिलेटेड है, सैनिटेशन हो गया उससे रिलेटेड है, ट्रैफिक लाइट्स, तो ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड की गई है 18 सब्जेक्ट में, उनमें से डिज़ास्टर मैनेजमेंट नहीं है। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु कंडक्ट्स इलेक्शंस टू द म्यूनसिपैलिटीज़। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था, स्टेट इलेक्शन कमीशन की पावर होती है, मतलब ये काम होता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराएगी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस। लोकल बॉडीज़ में पंचायत्स भी आती हैं एंड म्यूनसिपैलिटीज़ भी आती हैं। सो यहाँ पे द राइट आंसर इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू अ म्यूनसिपैलिटी एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है कि अगर आपको पंचायत के लिए इलेक्शन लड़ना है या फिर म्यूनसिपैलिटी के लिए आपको इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो आपकी ईयर कितनी होनी चाहिए। सो ये है 21 ईयर्स। सो पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए 21 ईयर्स है। एंड वहीं अगर हम बात करते हैं लोकसभा के लिए, सो लोकसभा के लिए अगर आपको कंटेस्ट करना है इलेक्शन तो आपकी एज होनी चाहिए 25 ईयर्स। एंड वहीं अगर राज्यसभा के लिए आपको कंटेस्ट करना है इलेक्शन तो आपकी एज होनी चाहिए 30 ईयर्स। सो ये एज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। सो आज हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।